अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर रोज़ इंटरनेशनल खबरें अपडेट की जाती है। अगर आप इंटरनेशनल खबरें देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आज की कुछ खास इंटरनेशनल खबरें हैं जिसे हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे और सभी खबरों को ध्यान से सुनेंगे। इस वक्त ज़्यादातर खबरें मिडिल ईस्ट से ही आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा मिडिल ईस्ट बारूद का ढेर सा बन गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक नए देशों पर आफत आता जा रहा है। जैसे फ़िलिस्तीन के बाद अब ईरान का नंबर लग गया है। जैसे मिडिल ईस्ट में इस वक्त फ़िलिस्तीन बर्बाद हुआ है, सेम उसी तरह इस वक्त ईरान के भी हाल वैसे ही होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह के माहौल इस वक्त बने हुए हैं और अमेरिका जिस तरह से ईरान को बार बार चेतावनी दे रहा है कि वह ईरान पर बड़े हमले करेगा, जिसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने सभी अमेरिकी सैन्य बेस पर अपने सभी अधिकारियों को एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वह जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट को छोड़ दें, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप का मिडिल ईस्ट में कतर और अन्य मिडिल ईस्ट के देशों से अपने सैनिकों को बुलाने का साफ असर समझ में आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में कुछ बड़ा करने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को पहले से पता है कि ईरान रिएक्शन के तौर पर अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी सैन्य अड्डों को अपना निशाना बनाएगा। इसी चीज़ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही रणनीति बना रहे हैं और अपने मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को खाली करने का आदेश दे दिया है, जिससे जब अमेरिका ईरान पर बड़े हमले करेगा तो ईरान जब भी पलटकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाने की कोशिश करेगा। इसी चीज़ को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही मिडिल ईस्ट से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। और अमेरिका के इस फैसले के बाद दुनिया के सभी देशों ने यह कंफर्म कर दिया है कि अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। और यह अटैक अमेरिका द्वारा पिछली बार किए गए ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर किए गए अटैक से काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त ईरान के रिजीम को पूरी तरह से चेंज करना चाहता है और वह ईरान में अमेरिका और इजरायली समर्थक रज़ा पहलवी को ईरान का राष्ट्रपति बनाना चाहता है। और इसके लिए अमेरिका सिर्फ ईरान पर हमला करने तक नहीं रुकेगा जब तक अमेरिका ईरान के रिजीम को बदल न दे, और वह जब तक अपने मनपसंद ईरान के राष्ट्रपति रज़ा पहलवी को न बना दे। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा किया है, तब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हौसले काफ़ी बुलंद हैं और अब अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि वह दुनिया में किसी भी देश पर कुछ भी कर लें, ना ही उन्हें कोई इंटरनेशनल लॉ का खौफ है और ना ही कोई देश जो अमेरिका पर उंगली उठा सकता है या अमेरिका को ऐसा करने से रोकने की ताकत रखता हो। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ समझने लगे हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ईरान पर हमला करने का ठान लिया है, यह उनके लिए काफ़ी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ईरान वेनेजुएला की तरह कोई कमज़ोर देश नहीं है और ईरान के सपोर्ट में इस वक्त रूस और चाइना खुलकर सामने आ गए हैं। भले ही मिडिल ईस्ट के अरब देश ईरान का सपोर्ट खुलकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त चाइना, रूस और तुर्की खुलकर ईरान के सपोर्ट में आ गए हैं और वह लगातार ईरान को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अमेरिका हमला ज़रूर करेगा। और अमेरिकी हमले को काउंटर करने के लिए चीन ने भी पूरी तरह से ईरान में अपने कमर को कस लिया है। और अगर अमेरिका इस वक्त ईरान पर हमला करता है तो उसे ईरान से काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि रूस और चीन इस बार ईरान के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और वह इस बार वेनेजुएला की तरह अपने एक और इत्तेहादी को खोना नहीं चाहते हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि रूस और चीन ने वेनेजुएला, जो कि रूस और चीन का सबसे बड़ा इत्तेहादी था और वेनेजुएला अपना तेल सबसे ज़्यादा रूस और चीन को ही बेचता था, फिर भी रूस और चीन ने वेनेजुएला की मदद क्यों नहीं की। तो आपको बता दूं कि वेनेजुएला एक लैटिन अमेरिकी देश है। अगर रूस और चीन उस वक्त वेनेजुएला के लिए खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े होते तो अमेरिका को एक बहुत बड़ा बहाना मिल जाता। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के पड़ोसी देश वेनेजुएला के साथ मिलकर अमेरिका से जंग लड़ना चाहते हैं और वह अमेरिका के पड़ोसी देश को उसके खिलाफ भड़का रहे हैं, जिससे अमेरिका खुलकर रूस के पड़ोसी देश यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाता है, जो अभी तक अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना का पड़ोसी ताइवान है, जिसके साथ अमेरिका अभी भी खुलकर खड़ा नहीं है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताइवान के बारे में पूछे जाने पर यह कहते रहे हैं कि यह चीन और ताइवान का मामला है। भले ही अमेरिका ताइवान को हथियार बेचता है, लेकिन वह सिर्फ एक बिजनेस पर्पस से ही ताइवान को हथियार देता है, क्योंकि अमेरिका का हथियारों का एक ग्लोबल बिजनेस है, जिससे अमेरिका पूरे दुनिया में हथियारों को बेचकर ही पैसे कमाता है। चाहे अमेरिका यूक्रेन और ताइवान को पैसे के लिए मोटे हथियार बेचे, लेकिन अमेरिका ऐसे हथियार यूक्रेन और ताइवान को नहीं देता है जिससे वह रूस और चाइना को बड़े नुकसान पहुंचा सके।
और रूस और चाइना भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका अपने बिजनेस पर्पज से ही यूक्रेन और ताइवान को हथियार बेचता है, लेकिन वह यूक्रेन और ताइवान को बचाने के लिए कभी भी चीन और रूस के सामने खड़ा नहीं होगा। यह हम यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी देख चुके हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वह यूक्रेन के साथ रूस के सामने कभी खड़ा नहीं होगा। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नाटो देशों ने खुलकर यूक्रेन के सपोर्ट करने के लिए कहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वह यूक्रेन को खुलकर सपोर्ट करेगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को पता है कि वह अगर खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा होगा या कभी भी खुलकर ताइवान के सामने खड़ा होगा तो उसे सीधे तौर पर रूस और चीन से जंग लड़ना पड़ेगा। सेम ऐसे ही इसी चीज़ को देखते हुए रूस और चीन भी वेनेजुएला के साथ खुलकर खड़ा नहीं हुए, क्योंकि वेनेजुएला एक अमेरिका का पड़ोसी देश है और वह भी लैटिन अमेरिकी देश है, जिससे रूस और चीन अगर वेनेजुएला के लिए अमेरिका से जंगी मुहाज खोलते हैं तो यह रूस और चीन के लिए रणनीतिक तौर पर भी काफ़ी खतरनाक हो सकता था, क्योंकि अमेरिका भी रूस और चीन के करीबी मामलों में काफ़ी बचता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त जब बात ईरान की है तो रूस और चीन अपने कदम कभी भी पीछे नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान एक मिडिल ईस्ट का देश है और उससे अमेरिका से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अमेरिका जिस तरह से ईरान पर हमले करने का दबाव बना रहा है, और अमेरिका ने अभी ईरान से अपने राजनयिक संबंध भी तोड़ दिए हैं, जिससे अब और क्लियर हो गया है कि अमेरिका ईरान पर हमले ज़रूर करेगा। लेकिन अमेरिका को यह अधिकार नहीं है, यह रूस और चीन जानते हैं, क्योंकि ईरान एक डेमोक्रेसी देश है और भले ही इस वक्त ईरान की करेंसी डाउन है और ईरानी लोग ईरानी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वह इसलिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वह ईरान की सरकार को गिरा दें। और अमेरिका और इजराइल ईरान के इस प्रोटेस्ट को रिजीम चेंज करने का नाम दे रहा है और अमेरिका का कहना है कि ईरान के लोग चाहते हैं कि वहाँ का रिजीम चेंज हो और रज़ा पहलवी वहाँ का राष्ट्रपति बने। लेकिन आज ईरान के लोगों ने फिर से सड़कों पर निकलकर अमेरिका के इस बयान को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है और इस वक्त ईरान के लोग सड़कों पर निकलकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और वह खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले को फूंक रहे हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि ईरान के लोग भले ही अपनी करेंसी डाउन होने की वजह से परेशान हैं और अपने देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वह अपने ईरानी सरकार और रिजीम के खिलाफ नहीं है। उनका प्रोटेस्ट सिर्फ यहीं तक था कि ईरान के सामान के दामों को कम किया जाए और ईरानी करेंसी को किसी भी तरह मैनेजमेंट किया जाए। लेकिन ईरानी लोगों के इसी विरोध प्रदर्शन में अमेरिकी और इजरायली एजेंट जो पैसे खाए हुए थे, जो ईरान में बिके हुए लोग हैं, वह इस प्रोटेस्ट में घुसकर ईरान के सरकार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने लगे और ईरान की सरकार के खिलाफ नारा लगाने लगे। लेकिन जब ईरानी हुकूमत ने इस पर सख्ती दिखाना शुरू किया और जो भी प्रोटेस्टर जो दंगा फैला रहे थे और मस्जिदों में आग लगा रहे थे, जो अमेरिका और इजराइल के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे और अमेरिका इजराइल से पैसे खाकर ईरान में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसे ईरान के IRGC और ईरान के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ना शुरू कर दिया और कई ऐसे दंगाइयों को CCTV कैमरे की मदद से चिन्हित करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे अमेरिका और इजराइल के सभी जाल ईरान के आगे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान पर बुरी तरह से भड़का हुआ है कि वह ईरान पर हमले करने में कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए वह मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे अपने सैनिकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है कि ईरान पर जब अमेरिका हमला करे तो जवाबी हमले के तौर पर ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेसों पर हमला न करे। और अमेरिका यह सोचता है कि वह ईरान पर हमला करेगा और मिडिल ईस्ट में उसके सैन्य अड्डे खाली होंगे, जिससे ईरान पलटवार नहीं कर पाएगा, तो यह अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ईरान अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना नहीं बनाएगा। ईरान अब जवाबी हमले में अमेरिका पर सीधा हमला करेगा और यह अमेरिका के लिए सबसे ख़तरनाक बात है। और अगर अमेरिका ऐसा सोचता है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल नहीं है जो सीधा अमेरिका तक मार कर सके और डायरेक्ट अमेरिका पर हमला कर सके, तो यह अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को काउंटर करने के लिए चीन और रूस पूरी तरह से ईरान के सपोर्ट में उतर गए हैं और वह ईरान को ऐसे ऐसे हथियार अंदर ही अंदर देना शुरू कर दिया है जिससे ईरान अमेरिका तक अपने मार को सफल बना सके। क्योंकि अब रूस और चीन को भी यह पता चल गया है कि अमेरिका को उसी के भाषा में जवाब देने पर ही अमेरिका समझता है। वहीं इस वक्त इजराइल भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसी तनाव का फ़ायदा उठाते हुए इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने फ्रांस से यह अपील किया है कि वह ईरान के सैन्य यूनिट IRGC पर प्रतिबंध लगाए और IRGC को एक आतंकवादी संगठन घोषित करे। और इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने
यही मांग ईरान के खिलाफ यूरोपीय संघ से भी की है, जिसमें इजराइल की तरफ से ईरान के सबसे बड़े सैन्य यूनिट IRGC पर पूरी तरह से बैन लगाने और उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए यूरोपीय संघ और फ्रांस पर इजराइल दबाव बना रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिडिल ईस्ट से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के इस वायदे के बाद दुनिया के सभी देशों ने इस बात को कंफर्म करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका ईरान पर बड़े हमले करने जा रहा है और वह बहुत जल्द ही ईरान पर हमले करेगा, जिसके बाद भारत सहित कई देशों ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि वे जल्द से जल्द ईरान को छोड़कर अपने देश वापस लौट आएँ और जो भी लोग ईरान जाना चाहते हैं वह अपने प्लान को पूरी तरह से कैंसिल कर दें, क्योंकि आने वाले 24 और 48 घंटे ईरान के लिए काफ़ी खतरनाक होने वाले हैं और इसी वक्ती दायरे में अमेरिका ईरान पर हमले कर सकता है। वहीं एक और ख़बर अमेरिका से ही आ रहा है। आज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अधिकार के ऊपर फैसला सुनाने जा रही है जिस अधिकार के तहत डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पूरी दुनिया पर और दुनिया के किसी भी देश पर टैरिफ लगाते हैं, आज उसी पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार को छीनता है तो इससे अमेरिका को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ के नाम पर जिस तरह से वसूली की है और जितने अरब रुपए अमेरिका ने टैरिफ के नाम पर दुनिया के कई देशों से वसूले हैं उसे वापस उस देश को देना पड़ेगा, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान दिया है कि अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में नहीं आता है तो इससे अमेरिका को काफ़ी नुकसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वह दुनिया में कई देशों पर जिस तरह से टैरिफ लगाए हैं जिससे अमेरिका को कई अरब डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ लगाने के इस अधिकार को छीनती है तो इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब आगे किसी भी देश पर टैरिफ बम नहीं फोड़ पाएंगे और ना ही वह टैरिफ के नाम पर किसी और देश से प्रॉफिट वसूल कर पाएंगे। और अमेरिका ने टैरिफ के नाम पर जो अरबों रुपए कमाए हैं उसे उन देशों को वापस भी देना पड़ सकता है, जिसमें ट्रंप ने खुद कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर ऐसा फैसला आता है तो यह अमेरिका के इतिहास के लिए काफ़ी खतरनाक होगा और इतने पैसे उन देशों को वापस करने होंगे जिन देशों से अमेरिका ने टैरिफ के नाम पर वसूला है, जिससे अमेरिका को काफ़ी नुकसान होगा और अमेरिका बहुत पीछे जा सकता है। तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बैड न्यूज़ भी है। वहीं थाईलैंड से एक बहुत दुख भरी खबर आ रही है। थाईलैंड में एक लोकल ट्रेन जो काफ़ी स्पीड में जा रही थी उस पर एक क्रेन जो शायद कोई काम के लिए लगाया गया था वह उस ट्रेन पर ही गिर जाता है। लगभग 65 फीट की ऊंचाई से गिरे इस क्रेन की वजह से ट्रेन के कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लगभग 32 लोगों की मौत हुई है और 67 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह थाईलैंड के लिए एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर है और इसमें मरने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि 67 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।